जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 6 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के बारे में। नेशनल फेडरेशन ऑफ डिफेंस ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स के द्वारा एक लेटर लिखा गया है 8 सीपीसी पे। और दोस्तों ये लेटर दिया गया है रक्षा मंत्री जी को और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। 8 सीपीसी के बारे में क्या लिखा गया है इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पेंशन मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी करा गया था कम्यूटेशन पे। पेंशन मंत्रालय ने बताया था क्या कम्यूटेशन के पीरियड को कम किया जा सकता है 15 साल से घटाकर 12 साल, या फिर ये मुद्दा 8 सीपीसी में उठाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एनपीएस और यूपीएस के कर्मचारियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करा गया है यूपीएस और एनपीएस के कर्मचारियों के लिए। क्या है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा नोटिफिकेशन दिखाकर। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, बैंक कर्मी बोली अनपढ़ हो तभी बॉर्डर पर भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया दोस्तों एक वाकया हुआ है और दोस्तों इसमें जो एचडीएफसी बैंक की बैंक कर्मी है उन्होंने सैन्य कर्मी के साथ सही व्यवहार नहीं किया। ड्यूरिंग फोन कॉल पे बहुत सी बातें सुनाई सैन्य कर्मी को। तो दोस्तों इसी पर एचडीएफसी ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक नई जानकारी है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और यह जानकारी है ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिन हवलदारों को ऑनरी मिली है आफ्टर रिटायरमेंट, तो क्या उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी? दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है, बल्कि एक गैजेट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का। इसकी जानकारी आगे दूंगा लेटर दिखाकर। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा पीएमआर पेंशनर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, ब्रिगेडियर सीएस विद्यासागर जी ने एक मैसेज शेयर करा है पीएमआर पेंशनर्स के लिए जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं। क्या पीएमआर को ओआरओपी दी जाएगी आगे चलकर सभी पीएमआर को? इस पे एक जानकारी है, आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा, बीच में से स्किप मत करेगा वरना जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया 34.1% ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। साथ ही साथ दोस्तों जो ये परसेंटेज है चैनल सब्सक्राइब का 65.9%, इस परसेंटेज को बढ़ाकर आप 100% करें चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है 8वें वेतन आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल फेडरेशन ऑफ डिफेंस ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स के द्वारा एक लेटर लिखा गया है 8 सीपीसी पे आपके लिए, भारत सरकार के लिए। क्या लिखा है दोस्तों? रिक्वेस्ट फॉर अर्ली अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन इफेक्टिव 1/1/2026। यानी आपको सही समय पर 8 सीपीसी मिल जाए 1/1/2026 से। तो ये लेटर भेजा गया है डिफेंस मिनिस्टर को, रक्षा मंत्री जी को और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। अब दोस्तों जल्दी क्यों मिलना चाहिए उसका रीजन भी दिया है इस लेटर में। इसमें बताया गया है काफी ऐसे पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जिनकी एज 85 साल, 90 साल या फिर 95 साल है, तो उनको सही समय रहते उनको 8 सीपीसी का फायदा मिल जाए। तो इस वजह से सरकार जल्द से जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, अध्यक्षों की नियुक्ति करे, फिर उसके बाद 8 सीपीसी लागू करे जल्द से जल्द। तो 1/1/2026 से ही 8 सीपीसी लागू किया जाए। तो दोस्तों उसके बारे में यहां पे लिखा है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे पेंशनर्स हैं वो काफी बुजुर्ग हैं, तो सही टाइम पर उनको 8 सीपीसी मिल जाए उनकी मृत्यु से पहले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मृत्यु का कुछ पता नहीं है, खासकर उन पेंशनर्स के लिए जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है। तो दोस्तों समय रहते उनके जीवित रहते उनको 8 सीपीसी का फायदा मिल जाए, उनकी अच्छी खासी पेंशन बढ़ जाए। तो दोस्तों ये लेटर उसी के लिए, ताकि जल्द से जल्द 8 सीपीसी दिया जाए सरकार के द्वारा और जल्द से जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस अध्यक्षों की नियुक्ति करी जाए। और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है
कैप्टन जगदीश वर्मा जी के द्वारा, जो चेयरमैन है नेशनल फेडरेशन ऑफ डिफेंस ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स के। साथ ही साथ दोस्तों इसमें इनपुट्स मंगाने की भी बात करी है कि जो सरकार इनपुट्स मंगा रही है उसका काम भी सरकार फटाफट करे ताकि जल्द से जल्द पे कमीशन बैठे और फिर वो काम शुरू करे। तो दोस्तों एक ये लेटर था। चलते अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों पेंशन मंत्रालय का जवाब कम्यूटेशन पे। जी दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी करना सरकार का मसला है और इसे समय समय पर पे कमीशन अपनी रिपोर्ट और सुझाव द्वारा निर्देशित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है इससे पहले कोर्ट केस भी हुए हैं कम्यूटेशन पे, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, सरकार यही कह रही है कि कम्यूटेशन का पीरियड है अभी 15 साल का, 15 साल से घटाकर 12 साल अभी नहीं किया जा सकता और जो ये मुद्दा है ये पे कमीशन पे उठ सकता है। दोस्तों पीरियड कम करने का जो ये मुद्दा है ये पे कमीशन उठाएगा, सरकार उठाएगी आगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी तक जो आपका पीरियड है कम्यूटेशन का वो सिर्फ 15 साल का है। 15 साल से घटाकर वो 12 साल अभी तक नहीं करा गया है। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी है। तो दोस्तों साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये कोर्ट का मुद्दा नहीं है, कोर्ट इसे नहीं सुलझाएगा, इसे हम सुलझाएंगे, भारत सरकार सुलझाएगी इस मुद्दे को। दोस्तों ये जानकारी सरकार ने खुद दी है कम्यूटेशन के बारे में। तो दोस्तों रिकवरी आपकी 15 साल तक की होगी कम्यूटेशन की, 15 साल बाद आपको फुल पेंशन मिलेगी, लेकिन जो पीरियड है 15 साल का उसे 12 साल करने का जो मसला है वो सरकार ही सॉल्व करेगी, ना कि कोर्ट। ये सरकार खुद ही कहती है। दोस्तों आप ये लेटर भी देख सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है एनपीएस और यूपीएस के कर्मचारी के लिए। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो डेट थी उसे एक्सटेंड कर दी। अगर आप एनपीएस के कर्मचारी हैं तो आप यूपीएस में स्विच कर सकते हैं और उसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025। वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस मेड अवेलेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, आपको मौका दिया गया है, अगर आप एनपीएस में यूपीएस में आना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं 30 सितंबर 2025 तक। हालांकि दोस्तों सरकार का एक और रूल है, अगर आप यूपीएस में चले गए हैं तो दोस्तों फिर आप एनपीएस में भी जा सकते हैं वन टाइम ऑप्शन देकर, या तो एनपीएस या फिर यूपीएस, दोनों स्विच स्कीम आपके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों एनपीएस से यूपीएस में आप जाएंगे 30 सितंबर 2025 तक ऑप्शन देकर। ये लास्ट डेट है जो वित्त मंत्रालय ने दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है बैंक कर्मी बोली अनपढ़ हो तभी बॉर्डर पर भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। इसमें एक निजी महिला कर्मी को बैंक कर्मी की महिला कर्मचारी सैन्य कर्मी से बदतमीजी करती हुई सुनाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी बैंक की एक महिला कर्मचारी है जो फोन कॉल पे सैन्य कर्मी के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही, उल्टा सीधा बोल रही है। तो दोस्तों इसी पर यह माहौल काफी गर्म है। तो दोस्तों आप यहां पे देखिए कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई है, कमेंट करे हैं कुछ पेंशनर्स ने, कर्मचारियों ने, भारत देशवासियों ने। गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन ऑन दिस एचडीएफसी एम्प्लॉय एंड एचडीएफसी बैंक शुड ट्रेन टू देयर एम्प्लॉय नॉट टू इंसल्ट एनी कस्टमर। जी हाँ दोस्तों एक कोई पता नहीं शायद कर्मी है या फिर पेंशनर्स हैं जिन्होंने ये बात लिखी है कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। वो जो महिला कर्मी है एचडीएफसी बैंक की उसको जॉब से बाहर निकाल देना चाहिए, ये भी बात कही है। ऐसी कृत्य को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए इस महिला कर्मचारी को। इस तरीके का दुर्व्यवहार सही नहीं है किसी सैन्य कर्मी के साथ, जवान के साथ, जो जवान देश की रक्षा कर रहा है उसके लिए ऐसी भाषा, दिस इज ए नॉट राइट वे। अब दोस्तों यहां पे एचडीएफसी बैंक ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या दिया इन्होंने क्लैरिफिकेशन? दिस इज विद रेफरेंस टू एन ऑडियो क्लिप सर्कुलेटिंग ऑन सोशल एंड ऑनलाइन मीडिया। जी हाँ दोस्तों, यानी जो ये क्लिप वायरल हो रही है इसके रेफरेंस में इन्होंने जानकारी दी है। वेयर ए लेडी इज हर्ड स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली टू ए सीआरपीएफ पर्सनल। जी हाँ दोस्तों, जो सीआरपीएफ का जवान है उसके प्रति दुर्व्यवहार किया गया है, उसको उल्टा सीधा बोला है उस लेडी ने। तो दोस्तों फिर क्या लिखा है? मल्टीपल पोस्ट हैव इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड हर एज एन एम्प्लॉय ऑफ एचडीएफसी बैंक। जी हाँ दोस्तों, कुछ दोस्तों मल्टीपल पोस्ट सोशल मीडिया पे चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो महिला कर्मचारी एचडीएफसी बैंक की ही कर्मचारी है। इन्होंने बताया ये गलत है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने माना है कि वो महिला कर्मचारी हमारी बैंक की कर्मचारी नहीं है।
वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट दिस इज इंडिविजुअल इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ एचडीएफसी बैंक। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वो जो महिला कर्मचारी है वो एचडीएफसी बैंक की एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है। द कंडक्ट हर्ड इन द क्लिप इज नाइदर एक्सेप्टेबल नॉट डज इट रिफ्लेक्ट आवर वैल्यूज एज एन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, जो भी सोशल मीडिया पे ऐसे बातें आ रही हैं हम उनका खंडन करते हैं, क्योंकि वो महिला कर्मचारी हमारी बैंक की कर्मचारी नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया। और दोस्तों इस बात को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो महिला कर्मचारी इनकी बैंक की कर्मचारी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन्होंने मना कर दिया है कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे हम बताएं कि जवान के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, भले ही वो महिला कर्मचारी इनकी बैंक की कर्मचारी हो या फिर कोई और हो, लेकिन सजा तो मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये सजा बहुत ही जबरदस्त तरीके से दी जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो एक जवान है, चाहे वो सीआरपीएफ का हो या फिर आर्म फोर्स का हो, है तो वो जवान ही किसी ना किसी कंडीशन पे वो देश की रक्षा करता है। तो दोस्तों देश के नाते इस महिला कर्मचारी को सजा होनी चाहिए। अगर ये बैंक की कर्मचारी है तो दोस्तों जॉब से बाहर कर देना चाहिए या फिर कोई पेनल्टी लगानी चाहिए, ताकि और कर्मचारियों को या फिर दूसरे लोगों को भी ये एहसास हो कि हम किस तरीके से अपना व्यवहार करते हैं, हमारी भाषा क्या है। जी हाँ दोस्तों जब ये बात मैंने भी सुनी तो मेरे को भी बहुत बड़ा धक्का लगा। तो दोस्तों जो ये महिला कर्मचारी है इसको या तो जॉब से बाहर कर दें, लेकिन अगर ये महिला कर्मचारी नहीं है फिर भी इसको सजा मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सजा जरूर मिलनी चाहिए किसी भी कंडीशन पे। और सजा देना किसका काम है? भारत सरकार का। तो भारत सरकार भी तो ये सब चीजें देख रही है। तो दोस्तों ये सारे एक्शन सरकार की तरफ से लिए जाने चाहिए आगे के लिए भी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार के केस के बारे में। दोस्तों जैसा आपको पता है जो हवलदार रिटायर होते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद किसी ओकेजन के दिन ऑनरी ग्रांट करी जाती है, ऑनरी रैंक का अवार्ड दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ऑनरी रैंक तो दिया जाता है लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया जाता। इसी के बारे में दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है, गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश इन द रैंक ऑफ ऑनरी नायब सूबेदार बट नॉट पब्लिश इन ग्रांट ऑफ एमएससीपी। ऑनरी रैंक से नवाजा तो जा रहा है, ऑनरी रैंक दिए तो जा रही है नायब सूबेदार की, लेकिन रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही। तो दोस्तों सरकार का कहना है कि मॉनेटरी बेनिफिट यहां पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ना तो कैडर किया है और ना ही वो एक प्योर रैंक है नायब सूबेदार की। इन्होंने बताया कि ऑनरी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार के रैंक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालांकि लेवल 1 है, लेवल 6 है, लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट का डिफरेंस यहां पे है, क्योंकि वो हवलदार से ऑनरी नायब सूबेदार बनाए गए हैं। तो एक हवलदार से बने हुए ऑनरी नायब सूबेदार और एक रेगुलर नायब सूबेदार में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो एक जेसीओज रैंक है, कौन? नायब सूबेदार। और दोस्तों एक हवलदार है जो सीधा ऑनरी नायब सूबेदार बनाए गए हैं एक ऑनरी रैंक देके। तो ये मतलब नहीं कि पेंशन सीधा उनको रेगुलर नायब सूबेदार की मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें दोस्तों इसमें क्लैरिफाई करी हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक गैजेट नोटिफिकेशन है, ये है दोस्तों गैजेट नोटिफिकेशन 15 अगस्त 2009 का, जिसमें रैंक दे रखी है यहाँ पे जिनको ऑनरी मिली है, लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया गया है रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन का। तो दोस्तों सरकार भी अपने पॉइंट पे अड़ी हुई है कि हम हवलदारों को जो ऑनरी प्राप्त हैं उनको हम रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं दे सकते, ऐसा इन्होंने कहा है, बल्कि मिलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो 2006 के बाद आए हैं हवलदार उनको भी ऑनरी मिली है आफ्टर रिटायरमेंट किसी ओकेजन के दिन, जिनकी 24 साल सर्विस कंप्लीट है, लेकिन उनको एमएससीपी मिल गई, इस वजह से वो रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन ले रहे हैं। लेकिन 2006 से पहले के जो हवलदार है उनको काफी नुकसान हो रहा है, ऑनरी से नवाजा गया उनको, लेकिन वो सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन ले रहे हैं, नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये डिफरेंस खत्म होना चाहिए, तो ये डिफरेंस आगे बहुत बढ़ता रहेगा, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। आप खुद ही देख रहे हैं जवाब। चलते अगली जानकारी की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है प्री मैच्योर रिटायरी आए पेंशनर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, ब्रिगेडियर सीएस विद्यासागर जी ने एक मैसेज दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि समय से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए खुशखबरी, अब वे जुलाई 2014 से ओआरओपी के लिए पात्र हैं जो उन्हें देने से इनकार कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये बात कर रहे हैं कोर्ट केस की। जैसा आपको पता है जनवरी में ही एक निर्णय आया था पीएमआर पेंशनर्स के लिए, जिसमें बहुत सारे पीएमआर पेंशनर्स के नाम दिए गए थे और कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इनको ओआरओपी ग्रांट करो। लेकिन सरकार ने अभी तक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, पेंशन एंड डिस्पेंसिंग एजेंसी ने इनको ओआरओपी अभी तक नहीं दी है।
क्योंकि दोस्तों अभी एक रिव्यू पिटीशन अटका हुआ है एएफटी दिल्ली में। हालांकि दोस्तों इन्होंने कहा है कि आगे चलकर सभी पीएमआर को ओआरओपी मिल सकती है, सभी को ओआरओपी दी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने वन मैन जुडिशियल कमेटी का भी हवाला दिया है। उसमें भी दोस्तों इन्होंने एक रिपोर्ट रखी है न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी की। इन्होंने भी दोस्तों कहा है कि ओआरओपी का असली मकसद है कि कम उम्र में जवान आ जाते हैं तो उनको ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाए, चाहे वो पीएमआर हो चाहे फिर वो नॉर्मल रिटायर हुए। जो ओआरओपी है वो हर एक के लिए है, हर एक को मिलनी चाहिए और खासकर उनको जिनकी सर्विस कम है। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि आगे चलकर 1 जुलाई 2014 के बाद जो पीएमआर आए हैं उनको ओआरओपी का बेनिफिट मिल पाएगा कोर्ट के निर्णय के अनुसार। हालांकि दोस्तों अभी तक दी नहीं गई है ओआरओपी किसी को, जो पीएमआर है उनको ओआरओपी अभी तक नहीं दी गई है। गलती से पीसीडीए ने एक पीपीओ इश्यू कर दिया गया था, गलती से दोस्तों वो पीपीओ इश्यू हो गया था, लेकिन दोस्तों अगर उसके बारे में पीसीडीए को पता लगा तो फिर रिकवरी उनकी बन जाएगी। तो दोस्तों अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई आदेश निकाला नहीं है कि पीएमआर को ओआरओपी दी जाए जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, लेकिन इनका कहना है कि थोड़ा पॉजिटिव रहिए, आगे चलकर कोर्ट के निर्देशानुसार पीएमआर को ओआरओपी दी जा सकती है। तो थोड़ा सा वेट करने के लिए यहां पे बोला है। यह ध्यान देने योग्य है कि जब आपको न्याय से वंचित किया जाता है तो आपको न्यायालय का दरवाजा खटकाने में संकोच नहीं करना चाहिए। हालांकि न्यायालयों में कुछ समय लग सकता है, यदि आपकी प्रार्थना न्याय के लिए तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे एएफटी खुले हुए हैं, वहां पर जाकर आप कोर्ट केस कर सकते हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, जो बेचारे पेंशनर्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है कोर्ट की फीस देने का या फिर वकीलों को फीस देने का, तो दोस्तों फिर वो पैसा कहां से लाएंगे? तो दोस्तों ये काम सब ऑटोमेटिकली होने चाहिए सरकार के द्वारा। कब तक एक जवान को प्रताड़ित किया जाएगा, कब तक वो एएफटी भागता रहेगा, कब तक वो पैसे देता रहेगा वकीलों को? दोस्तों इस बात से मैं एग्री नहीं करता। भाई जब देना है तो सब कुछ फ्री में दीजिए ना आप। हम वकीलों को फीस क्यों दें, हम एएफटी क्यों जाएं? ये तो सिंपल सा मैटर है। ये तो मोदी जी ने खुद कहा था भाषण में कि भैया ओआरओपी उनके लिए जो कम उम्र में रिटायर हो रहे हैं, और सरकार अपनी बात से ही मुकर रही है, अपनी बात को ही नकार रही है। ये गलत है। अगर मिलना चाहिए बेनिफिट तो वो बिना कोर्ट केस के मिलना चाहिए। भाई ओआरओपी हमारे लिए, ओआरओपी लेने के लिए हम पैसा दें वकीलों को, एएफटी जाए, ये कहां का न्याय है? तो दोस्तों ये गलत है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। देना है तो फिर सबको फ्री में दिया जाए ओआरओपी, बिना कोर्ट केस के, बिना कोर्ट जाए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, एडवांस जानकारियां लेने के लिए, ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। फिर भी आपके कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।